तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें उसका स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ साथियों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे पर बेस्ड है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक है, तो क्या कहता है देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहता क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स can be stated in a number of ways. Some statement of the law are, यानी कि सिंपली यहाँ पे कह रहा है ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट जो कि निम्नलिखित दिए गए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट यानी कि क्या कहता है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और यही चीज़ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता। हाँ, लेकिन ऊर्जा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकती है। तो वही कह रहा है कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, लेकिन ये एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो यही इसका पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है देखिए, कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, अब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन हाँ क्या कहता है, ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, लेकिन क्या होता है कि ये मे भी ऐसा हो सकता है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। ठीक है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जरूर सकता है, लेकिन हाँ टोटल एनर्जी जो है उस आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि व्हेन एवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि कहता है क्या कि जब कभी, ठीक है, जब कभी किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कुछ मात्रा, ठीक है, जब कभी किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कुछ मात्रा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, या यूँ समझिए कि वो ख़त्म हो गया, तो क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना मात्रा में एनर्जी पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी के जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी का जितना मात्रा
डिसअपियर हुए तो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है दूसरे फॉर्म ऑफ यानी कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो है उतना ही मात्रा प्रोड्यूस्ड भी होती है। तो इससे सिस्टम के टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। सिंपली फिर से समझिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि यदि किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कुछ मात्रा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, या यूँ समझिए कि वो ख़त्म हो गया, तो एग्जैक्टली उतना ही मात्रा, जितना मात्रा ख़त्म हुई है तो उतना ही मात्रा जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का उतना ही मात्रा प्रोड्यूस्ड भी हो जाती है। तो ताकि क्या होता है कि सिस्टम का टोटल एनर्जी बैलेंस बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, तो इससे सिस्टम के टोटल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना एनर्जी गायब हुई है उतना एनर्जी प्रोड्यूस भी हो जाती है, जितना एनर्जी डिसअपियर हुई है उतना एनर्जी जो है सो प्रोड्यूस्ड भी हो जाती है। इस तरह से जो सिस्टम का टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ऑलवेज बना रहता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये हो गया आपका। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन दैट इज ए मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। चौथा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि एक सतत गति मशीन का जो है सो निर्माण करना असंभव होता है। ठीक है, एक सतत गति मशीन का निर्माण करना असंभव होता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मशीन जो बिना ऊर्जा का लगातार काम करती रहती है। तो एक ऐसा मशीन जो बिना ऊर्जा के लगातार काम करती रहती है, ऐसा मशीन का निर्माण करना लगभग क्या असंभव है, मतलब संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मशीन या ऐसा चीज़ जो कि बिना ऊर्जा लिए लगातार काम करती रहे, इसको निर्माण करना असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा मशीन बन जाए जो कि बिना ऊर्जा, बिना एनर्जी के वो लगातार काम करती रहे। ठीक है, तो यही चौथा आपका स्टेटमेंट कहता है कि एक ऐसा मशीन का निर्माण करना जो कि बिना ऊर्जा लिए जो है वो लगातार काम करती रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। सही भी बात है कि बिना ऊर्जा का कोई लगातार काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चौथा आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। आगे क्या कहता है कि आइंस्टाइन इन 1905 showed that the energy could be created by the destruction of mass। यानी कि सन 1905 में आइंस्टीन, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, ठीक है, आइंस्टीन ने 1905 में ये दिखाया कि द्रव्यमान के विनाश के द्वारा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, आइंस्टाइन ने सन 1905 में ये दिखाया कि द्रव्यमान के विनाश के द्वारा जो है एनर्जी को निर्माण किया जा सकता है। तो द्रव्यमान के विनाश के द्वारा एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है, ये सन 1905 में आइंस्टाइन साहब ने यानी कि सर आइंस्टाइन ने दिखाया। तो क्या होता है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड E बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास m इज गिवन बाय द इक्वेशन। यानी कि m मास के, ठीक है, m मास के डिस्ट्रक्शन यानी कि m मास के विनाश के द्वारा जो एनर्जी E प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब कि एक समझिए कि एक एनर्जी है, मतलब एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में जो है एम मास जो है सो विनाश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो क्या होता है, उस m मास के ख़त्म कर होने की वजह से जो नया एनर्जी E बना है उसको जो है सो E बराबर mc² के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है आइंस्टाइन इक्वेशन के माध्यम। और अगर आप ध्यान से समझिएगा तो कोई एक सब्सटेंस ले लीजिए, तो कोई एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के जितना पहले एनर्जी है और उस एनर्जी को
उस सब्सटेंस में थोड़ा सा द्रव्यमान कम कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, जो नया सब्सटेंस बचेगा, तो फिक्स है कि जो नया सब्सटेंस बचेगा उसकी एनर्जी जो है वो कम ही होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी में बदलाव आएगा, तो वही जो एनर्जी आएगा, नया एनर्जी, वो E=mc² के फॉर्मूले से बनेगा। तो सिंपली आइंस्टाइन ने कहा यह है कि द्रव्यमान के विनाश के द्वारा जो है वो एनर्जी को निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। द्रव्यमान, याद रखिएगा, द्रव्यमान के विनाश के द्वारा जो है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, और उस ऊर्जा को हम लोग E=mc² फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, वेयर C इज कोल्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे जो C दिया हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इन एयर एंड वैक्यूम, ये आपको पता है। इन द लाइट ऑफ दिस आइडिया, ये जो कहा गया है वो लाइट के विचार में, प्रकाश के विचार में कहा गया है कि उसके संबंध में। ठीक है, अब आगे कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज बीन मॉडिफाइड, यानी कि इस स्टेटमेंट के आधार पे, ठीक है, इस स्टेटमेंट के आधार पे और आइंस्टाइन के कथन के आधार पे, तर्क के आधार पे क्या हुआ कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण नियम में कुछ बदलाव किया गया, और जो बदलाव किया गया उसके कारण अब वही जो लॉ है उसको हम लोग इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, उसको हम लोग ऊर्जा और द्रव्यमान के संरक्षण नियम के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बताऊंगा, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली देखिए क्या कहता है कि इफ हीट Q इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम में जो है Q हीट को सप्लाई किया जा रहा है। इफ हीट Q इज सप्लाई टू ए सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम में Q हीट को सप्लाई किया जा रहा है, तो क्या होता है, इट मे बी यूज्ड अप पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्शियली टू डू सम मैकेनिकल वर्क। तो उस सिस्टम में जितना हीट दिया गया उसका आधा भाग, ठीक है, उसका आधा भाग जो है उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज कर लिया जा सकता है। ठीक है, और आधा भाग जो है वो कुछ मैकेनिकल वर्क करने में यूज कर लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि कोई सिस्टम में Q हीट जो है सप्लाई किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस हीट का जो आधा भाग है उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज किया जा सकता है, और आधा भाग जो है वो कुछ मैकेनिकल वर्क करने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा करने से, ठीक है, उस हीट का जो आधा भाग है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज किया जा सकता है। तो क्या होगा, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेज होगा। तो देखिए क्या कहता है आगे, इफ डेल्यू इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यदि ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यदि जो है इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीजमेंट हुआ वो क्या है, डेल्यू है। ठीक है, एंड W इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, और जो उसमें काम किया गया, उस सिस्टम में जो कार्य किया गया है, सम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वर्क किया गया है वो हम लोग W ले लेते हैं।
समझ में आया? सिंपली फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि किसी सिस्टम में क्यू हीट को सप्लाई किया गया है और उस हीट का आधा भाग उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज किया जा सकता है और आधा भाग जो है सो कुछ मैकेनिकल वर्क करने में यूज किया जा सकता है। तो जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हुआ वो डेल यू है और जो वर्क डन हुआ वो डब्ल्यू है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हमारे पास क्या इक्वेशन होगा, तो आपका आ जाएगा डेल यू। ठीक है, क्या हुआ, डेल यू जो है कितना इंक्रीज हुआ, इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो डेल यू। तो डेल यू को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जितना हीट आया, ठीक है, जितना हीट आया और जितना वर्क डन हुआ तो उसको टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो आपका टोटल इंटरनल एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा। समझ आया? यानी कि कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ वो हम लोग डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने अच्छे से समझाया आपको, मेरे प्रीवियस वीडियो में इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया गया, तो आप उसे एक बार देखिएगा। ठीक है, अब कहता है कि इफ द वर्क डन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि वर्क डन जो है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। अब देखिए, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, पीछे वर्क ऑफ एक्सपेंशन का डेरिवेशन मैंने बताया है पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आती है। ठीक है, तो मैंने वर्क ऑफ एक्सपेंशन में डब्ल्यू बराबर पी डेल वी जो है ना वो ड्राइव किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि द वर्क डन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क डन जो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो ऐसे में डब्ल्यू बराबर होगा माइनस पी डेल वी। ठीक है, माइनस पी डेल वी, तो क्या होगा, अब माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि सिस्टम के द्वारा जो है सो एनर्जी लिया जा रहा है, तो इसीलिए जो है सो इसका माइनस होगा, तो माइनस पी डेल वी। अब W बराबर माइनस पी डेल वी आ गया, तो अगर फिर से इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आ गया, डेल यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो डेल यू, क्यू को वही छोड़ दिया और देखिए W के जगह पे हम लोगों ने माइनस पी डेल वी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग Q निकालना चाहेंगे तो Q यहीं छोड़ देते हैं और इस माइनस पी डेल वी को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू डेल वी प्लस पी डेल वी। ठीक है, डेल यू प्लस पी डेल वी, तो Q बराबर फाइनली क्या आ गया आपका, डेल यू प्लस पी डेल वी। तो यही तो मैं बता रहा था कि एक सिस्टम में जितना हीट सप्लाई किया गया उसका आधा भाग इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और आधा भाग जो है सो मैकेनिकल वर्क करने में। तो देखिए, तो टोटल जो है सो हीट आपका निकल गया यहाँ से। अब इफ द चेंज आर वेरी स्मॉल इट मे बी रिटेन एज, अगर जो चेंजेस है मतलब इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में जो चेंजेस आया वो मान लीजिए बहुत स्मॉल, बहुत छोटा चेंजेस आया, तो ऐसे में फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वही आ जाएगा आपका डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए और आपको इन सारी चीज़ों को मतलब पढ़ना भी होगा, दिमाग में भी रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने आज की वीडियो में जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।